उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम करने में लगे हुए। इसके तहत बीजेपी के अगले 3 दिनों तक दिल्ली में चुनावी मंथन है। बताया जा रहा है कि आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से यूपी चुनाव के आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए तमाम बड़े बीजेपी नेताओं को यहां बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से यूपी चुनाव के आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए तमाम बड़े बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री योगी समेत सभी बड़े नेता अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। इन 3 दिनों में टिकट बंटवारे को लेकर भी गहन चर्चा होगी। केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से दिल्ली से उत्तर प्रदेश की जो आखिरी रणनीति है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर आज गहन मंथन होना है और तमाम शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पहले चरण और दूसरे चरण में कौन प्रत्याशी होगा, इसके चयन के लिए दिल्ली में अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे और ये सभी शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पहले और दूसरे चरण के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी घोषित होगा उस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि पैनल से 3 नाम आ चुके हैं। इन 3 नामों पर चर्चा होनी है और उन 3 नामों में से सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो आज जो बैठक है वह केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और उसमें जो नामों का पैनल होगा उस नामों के पैनल पर डिस्कशन होगा और क्षेत्रीय और जातिगत जो संतुलन है उसको भी साधा जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी तरफ से निर्णायक फैसला लेगी और उसी को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। और इसी तरीके से 13 तारीख को जब केंद्रीय समिति इस पैनल के नाम पर डिस्कशन करेगी तब अंतिम नाम पर मुहर लगेगा। तो साफ है कि जो भाजपा है अब चुनावी मोड में आ चुकी है, क्योंकि 14 जनवरी से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों का चयन बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में जो प्रत्याशियों का नाम है उसकी घोषणा कर दी जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रणनीति है उसको तैयार कर ली है। और एक दिन पहले ही भाजपा की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी 14 सदस्य वहां पे पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे। वहां पे करीब 2 घंटे बैठक हुई थी और उस बैठक में मंथन किया गया था कि आखिर जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए और जो दागी प्रत्याशी हैं, जो खराब छवि वाले माफ करिएगा विधायक हैं, उन विधायकों का टिकट कैसे काटा जाए, उनकी जगह किसको प्रत्याशी चुना जाए ताकि जो पटाक्षेप है उसको किया जा सके। तो किसी तरीके के गुटबाजी न होने पाए, किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए और मिलकर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ पाए, उस पर मंथन किया जाएगा। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण का चुनाव होना है, तो ऐसे में एक बड़ी रणनीति तैयार करनी वहां पे बेहद ही जरूरी है, क्योंकि किसान, जाट और जाटव ये 3 वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने में सफल होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो फतह हासिल कर सकती है। लेकिन बड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन वहां पे तैयार है, उनके भी प्रत्याशी है। और जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दी थी और उसी को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी उतारेगी जिसकी बेहतर छवि हो, जो योग्य हो और जो कहीं ना कहीं जनता की सेवा करता हो। और इसी को लेकर जो फीडबैक लिया था उसी फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज निर्णायक फैसला लेगी। तो आज की जो बैठक है वह काफी अहम मानी जा रही है और इसमें साफ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी अभियान शुरू किया गया है। तो उस अभियान का क्या प्रारूप है और बूथ स्तर पर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि बूथ स्तर की तैयारियां पहले हो चुकी थी, फिर पन्ना प्रमुखों की तैनाती हुई थी, तो एक पन्ने पे ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटर हों, इसके लिए भी उस पर चर्चा की जाएगी। आज से दस्तक अभियान शुरू हुआ है, तो कोविड मानकों का पालन करते हुए 5-5 सदस्य घर घर दस्तक देंगे। उस दस्तक के दौरान भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने की अपील की जाएगी, स्टिकर लगाने की अपील की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। जो महिलाएं हैं, महिला को किस तरीके से सुरक्षा दी गई 2017 के बाद, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और सभी की अलग अलग टोली बनाई गई है तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। जो प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह करीब
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 30-30, 40-40 कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। वह ओबीसी वर्ग से भी संवाद करेंगे, वह दलितों से संवाद करेंगे, वो महिलाओं से संवाद करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और बताएंगे कि योजनाएं कितनी जरूरी होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करती है तो ये योजनाएं चलती रहेंगी, अगर दूसरी सरकार आती है तो ये योजनाएं बंद हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता और लोगों से वोटों की अपील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है और इस पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और उसकी क्या प्रगति है उसको लेकर बैठक में बातचीत होगी। तो काफी अहम मुद्दा है बैठक का। बैठक में कार्यक्रम अभियान पर चर्चा होगा। बैठक में जो सबसे अहम मुद्दा होगा वह होगा प्रत्याशियों के चयन का। अवनीश, जिस तरीके से तमाम समीकरण आपने यहाँ पर बताया कि किन किन आधार पर ये जो समीक्षा बैठक है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और समीक्षा की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ बात की जाए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लगातार तमाम कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार अभी तक चलती रही है आगे भी इसी तरह से चलती रहे और एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो पाए, और लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी तक के प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम जो शीर्ष नेता थे वो भी मैदान में खुद उतरे थे, लगातार जनता से जुड़ाव की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। कोशिश किया जा रहा था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में वो पहुँच सके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती यहाँ पर प्रदान की जा सके, उतनी कोशिशें यहाँ पर तमाम शीर्ष नेताओं की तरफ से की जा रही थी। और अब जिस तरीके से महामंथन यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके आधार की अगर हम बात करें, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आज इस समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस समीक्षा से मिलने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की समीक्षा बैठकें हो चुकी है, कितनी अहम ये समीक्षा बैठक मानी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये समीक्षा बैठक तो है ही, साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जैसे वर्चुअल रैली होती है, सभाएं होती हैं, उसको किस तरीके से करवाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। लेकिन चूंकि जब कोरोना का काल है, कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि 15 जनवरी तक जितनी भी सभाएं हैं, रैलियां हैं, उनको रोक दिया जाए, डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से ही रैली की जाए। तो डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से किस तरीके से रैली हो सके और उसको लेकर कितने लोगों को जोड़ा जा सके, उस पर भी आज चर्चा की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये वर्चुअल रैली और सभाएं शुरू की जाएंगी। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वार रूम बना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यह वार रूम बना हुआ है और इसमें एक बार में करीब 50,000 लोगों को जोड़ने की क्षमता है। यानी वर्चुअल तरीके से अगर 50,000 लोगों को जोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रैली करते हैं, उनसे सभाएं करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसका लाभ देखने को मिलेगा। तो आज जो मंथन हो रहा है वह मंथन इन्हीं सब मुद्दों पे हो रहा है कि आखिर किस तरीके से जो कोरोना का ध्यान रखते हुए, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका ध्यान रखते हुए, बिना आचार संहिता का उल्लंघन किए हुए कैसे जनता का भरोसा जीता जा सके, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सफलता हासिल कर सके और जो लक्ष्य रखा गया है 300+ का, उस लक्ष्य को भी पूरा कर सके। हालांकि चुनौतियां बहुत सारी हैं क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वह एक मंच पे आने की तैयारी कर चुके हैं। अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो लगातार गठबंधन हो रहा है, लोगों कई नेताओं के आने जाने का सिलसिला वहां पे शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनौती दे रही है, कांग्रेस अलग चुनौती दे रही है। चूंकि कांग्रेस महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर चुकी है और उसी को लेकर जो निर्णय लिया गया था कि 40% महिलाओं की भागीदारी होगी। ऐसे में जो तमाम जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से पार पा सकेगा और उसी को लेकर रणनीति तैयार करनी है कि किसी तरीके से ठोस रणनीति हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और उसी को लेकर आज ये अहम बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में जब मौजूद होंगे तो क्या कुछ रहा 5 साल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम अभियान चला उसके बारे में चर्चा करेंगे और तमाम जनपदों का जो उन्होंने अलग अलग दौरा किया है, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया है, वहां लोगों से उन्होंने बात की, एक एक विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड ली, उस रिपोर्ट कार्ड पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा उम्मीदवार सही है, कौन सा उम्मीदवार सही नहीं है, किस विधायक का टिकट कटेगा, कौन सी साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। ये सारी बात ध्यान में रखनी होगी क्योंकि अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में
जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे अपने चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो साफ और बेहतर छवि का एक संदेश दिया गया, जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दिया गया है, उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार भी किया है, तो अपने ही जैसे चेहरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में उतारे जा सके, तो विपक्ष को वो चुनौती दे सके, ऐसे ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और उसी को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अवनीश आपने कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पार्टी आलाकमान की तरफ से भी होगी और लगातार प्रदेश के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है कि किस तरीके से चयन यहां पर किया जाए प्रत्याशियों का और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर प्रदान की जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस अभियान में जुटी हुई है कि कैसे वो जनता के बीच पहुंचे और लगातार जनसंपर्क अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंपर्क रैलियाँ चलाई गई, लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश की गई। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जनता के बीच में और जनता के मुद्दों को लेकर ही इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। चाहे तमाम अलग अलग पहलू हों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से ही। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो और भी कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर राजनीतिक दल मैदान में उतरते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ जनता से जुड़ाव, इन दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके कई सारे उदाहरण भी इस बार देखने को मिले हैं इस बार की राजनीति में। और उसी के लिहाज से अब ये समीक्षा बैठक, ये महामंथन यहाँ पर हो रहा है, उसी के लिहाज से टिकट यहाँ पर वितरण भी किए जाएंगे, टिकट का बंटवारा भी यहाँ पर होगा। तो कितना महत्वपूर्ण ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक संदेश यहाँ पर देती हुई आई है कि एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ विकास, दोनों को एक साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो कितना फायदा इस संदेश का भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल एक चीज समझना होगा कि जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर होती है, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, वो साफ तौर पे जातिगत समीकरणों पे होते हैं। जब चुनाव का ऐलान होता है तब विकास की बात की जाती है, तमाम जो अलग अलग मुद्दे होते हैं उनकी बात की जाती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तुरंत जातिगत समीकरणों पे ही उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो जाता है और इसी समीकरण को साधने की कवायद सभी पार्टियों की ओर से की जाती है। और उसी के तहत आपको देखने को मिला था कि जब सम्मेलन का दौर शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सभी जातियों का सम्मेलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हुए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हुए थे, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो गए थे और अलग अलग वर्गों को साधने का काम किया था। यही अलग अलग वर्गों का जो सम्मेलन है वो कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका निभाएगा चुनाव के समय। तो ऐसे में तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तरह तैयार कर ली है। उन्होंने धर्म के नाम पे जो धार्मिक नगरी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको आगे ले जाने का काम किया है और उसी का नतीजा रहा है कि चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहां के विकास की तमाम परियोजनाएं खोली गई। मथुरा में एक बोर्ड का गठन किया गया ताकि मथुरा का विकास किया जा सके। काशी का विकास हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी कायम है। लेकिन कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण है उन जातिगत समीकरणों को भी साधने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। और ये सिर्फ भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, सभी की तरफ से ये कोशिश होती है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ऐसे जातिगत समीकरणों को साधना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें पहले और दूसरे चरण की तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली की बात कर लें या सहारनपुर की बात कर लें, कैराना की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, तो यहाँ पे वो समीकरण बनते हैं कि जाट वोट बैंक, मुस्लिम मतदाता और जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं तो उनको किस तरीके से अपने पाले में लाया जा सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुसलमानों का रुझान कम होता है। ऐसे में जरूरी है कि जो जाटव हैं, जाट हैं, जो तमाम अन्य जातियां हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके और उसी के लिए जो समीकरण है वो तैयार हो रहा है। किसानों का एक बड़ा बेल्ट होता है, तो ऐसे में जो किसान वोटर है उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और उसी का नतीजा रहा है कि जो तीनों कृषि बिल थे उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया था और उसको लोकसभा में रद्द भी कर दिया गया। तो साफ है कि संदेश देने की पूरी कोशिश है कि किसानों के साथ हुआ है। लेकिन जो बड़ी चुनौती बनेगी वो चुनौती बनेगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन। तो ऐसे में जरूरी है कि इस गठबंधन को तोड़ पाना, इस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको हरा पाना वो बड़ी चुनौती होगी और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा ताकि जो उनकी लोकप्रियता है उनके लोकप्रियता के आधार पर उनको वोट मिल पाए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है
वो लोगों तक वो पहुंचा पाएं और उसके बाद ही उन प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। और इसी आधार पे ही जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया था। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की होगी। तो साफ है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको तोड़ना बहुत ही जरूरी होगा। और जो जाट वोट बैंक है, जो जाटो वोट बैंक है, जो किसान वोट बैंक है, उनको कहीं ना कहीं उनका भरोसा जीतना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.